वो साइन तो दिखा दे मेरे को, साइन दिखा दे या साउंड का पता तो चले मेरे को। हाँ जी। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। साउंड और वीडियो एकदम परफेक्ट आ रही है। हाँ, अब ठीक है, साउंड में कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं। सचिन, राहुल, आदित्य, खुश, मोहित, भूमि, यामिनी, गौरव, इंद्रजीत, प्रीति, आलोक, इशिका, निधि, सचिन, पारुल, मयंक, दीप्ति, ट्विंकल, तन्मय, नीरज, आरती, प्रीति, गौरव, रवि, झुंझुन, पारुल, मयंक, इंदु, मोहम्मद, गौरी, तन्मय, सुनील। कैसे हो भैया आप सभी? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार, जानदार, एकदम झकास। तो हम लोग पढ़ रहे थे भैया, हम लोग पढ़ रहे हैं सीटिंग अरेंजमेंट चैप्टर। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? सीटिंग अरेंजमेंट चैप्टर, बैठने की व्यवस्था। हम लोग पढ़ रहे हैं सीटिंग, सीटिंग अरेंजमेंट, है ना। सीटिंग अरेंजमेंट मतलब बैठने की व्यवस्था। आज हम लोग लोगों को बैठाना सीखेंगे। क्या करना सीखेंगे? लोगों को बैठाना सीखेंगे। कहाँ बैठाना सीखेंगे? सर्कल और, है ना, रो में। हालांकि हमने पहली जो क्लास ली थी बिल्कुल जीरो लेवल वाली क्लास थी, एकदम बेसिक वाली क्लास थी। और उस बेसिक क्लास में मैंने आपको बताया था कि दो टाइप की अरेंजमेंट होंगी, क्लोज फॉर्म और ओपन फॉर्म। हम लोगों ने जो अरेंजमेंट सॉल्व करना सीखी है वो क्लोज फॉर्म अरेंजमेंट सॉल्व करना सीखी है। क्लोज फॉर्म अरेंजमेंट में क्या करते हैं, पहले जितने सारे लोग होते हैं सबको एक साथ बैठा देते हैं, और पहला व्यक्ति हम अपनी मर्जी से कहीं भी बैठा सकते हैं, और पहले व्यक्ति को बैठा के हम अरेंजमेंट शुरू कर देंगे। लेकिन अरेंजमेंट शुरू करने से पहले ये कुछ बेसिक सी टर्म्स थी। इन बेसिक टर्म्स का मीनिंग, है ना, हर बच्चे को पता होना चाहिए। अगर आप लोग इनमें से किसी भी मीनिंग में कंफ्यूज्ड है, अगर आपको किसी भी वर्ड का मतलब नहीं समझ आ रहा है, तो फिर आप सीटिंग अरेंजमेंट का कभी जिंदगी में कोई क्वेश्चन नहीं बना सकते। तो ये जो नौ मैंने पॉइंट्स लिखे थे, ये 9 के 9 पॉइंट्स, है ना, आप सभी को क्लियर होने चाहिए, एकदम क्रिस्टल डायमंड क्लियर होने चाहिए। अगर इन 9 पॉइंट में से किसी भी पॉइंट में अगर आपको 0.1% भी डाउट है, तो समझ लो सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन आपसे कभी नहीं बनेगा। तो इसीलिए, है ना, इसीलिए पहले आप ये 9 पॉइंट्स को क्लियर जरूर करें। ये 9 पॉइंट्स आपके डायमंड क्लियर होने चाहिए, क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए। फिर उसके बाद हम लोगों ने ना, 9 नहीं, सॉरी, 11 पॉइंट्स, मैंने गलत बता दिया, 9 नहीं, 11 पॉइंट्स, टोटल 11 पॉइंट्स हैं। ये 11 के 11 पॉइंट्स आपके क्रिस्टल डायमंड क्लियर होने चाहिए। अगर आपके 11 पॉइंट क्रिस्टल डायमंड क्लियर नहीं है ना, अगर क्रिस्टल क्लियर नहीं है 11 के 11 पॉइंट, तब आप सीटिंग अरेंजमेंट के हर क्वेश्चन में दिक्कत करोगे, है ना, हर क्वेश्चन में फंसोगे। तो क्लोज फॉर्म में हम क्या करते हैं, पहले व्यक्ति को कहीं भी बैठाओ, पहले व्यक्ति को कहीं भी बैठा के क्वेश्चन स्टार्ट कर दो। पहले व्यक्ति को, है ना, पहले व्यक्ति को कहीं भी बैठाकर क्वेश्चन शुरू कर दो, क्वेश्चन, ठीक है। और फिर बाकी के जितने व्यक्ति होंगे वो हमारी मर्जी से नहीं बैठ सकते। पहला व्यक्ति हमारी मर्जी से बैठेगा, बाकी के व्यक्ति हमारी मर्जी से नहीं बैठेंगे। मैंने आप लोगों को 3 क्वेश्चन कराए थे, 3 अरेंजमेंट मैंने आप लोगों को कराई थी। और वो जो अरेंजमेंट हमने बनाई थी, उस अरेंजमेंट से रिलेटेड हमारे एग्जाम में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, वो भी हम लोगों ने सॉल्व किए थे। उस अरेंजमेंट से रिलेटेड किस टाइप के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बनते हैं, वो भी हम लोगों ने सॉल्व किए थे। सिर्फ हमने 3 ही अरेंजमेंट बनाई हैं, ज्यादा अरेंजमेंट नहीं बनाई हैं, क्योंकि सीटिंग अरेंजमेंट में नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा की रिक्वायरमेंट नहीं होती। सीटिंग अरेंजमेंट में मैं एक और चीज बता दूं, प्रैक्टिस का सबसे बेसिक तरीका क्या है सीटिंग अरेंजमेंट में? प्रैक्टिस का सबसे बेसिक तरीका है सीटिंग अरेंजमेंट में कि हम एक ही क्वेश्चन को 2 या 3 बार सॉल्व करते हैं। बेटा, बाकी के जितने भी टॉपिक्स हैं उनमें हम कैसे प्रैक्टिस करते थे कि हर क्वेश्चन, मतलब हमें अलग अलग क्वेश्चन चाहिए होते थे। जैसे अगर हम 10 क्वेश्चन बना रहे हैं तो 10 के 10 क्वेश्चन हमें अलग चाहिए। लेकिन सीटिंग अरेंजमेंट में हम क्या करते हैं, सीटिंग अरेंजमेंट में हम करते हैं कि एक ही क्वेश्चन को हमें 4 बार सॉल्व करना है, 5 बार सॉल्व करना है। तो यहाँ पे मल्टीपल क्वेश्चंस की रिक्वायरमेंट नहीं है, यहाँ पे एक ही क्वेश्चन को मल्टीपल टाइम सॉल्व करना है सीटिंग अरेंजमेंट में। हर क्वेश्चन को कम से कम 2 से 3 बार आपको सॉल्व करना।
हाँ जी। बेटा जो 11 और 12 पॉइंट है ना वो हु एंड वाइल बट वाले हैं। अगर कोई भी दो सेंटेंस हु से कनेक्ट होते हैं तो हु से जस्ट पहले जो पर्सन आता है हु उसको रिप्रेजेंट करता है, सेकंड पर्सन को रिप्रेजेंट करता है। अगर हम सेंटेंसेस को एंड वाइल बट के थ्रू जोड़ते हैं तो वो जो वर्ड्स होते हैं वो फर्स्ट पर्सन यानी कि सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। लेफ्ट राइट बेटा अपने अकॉर्डिंग देखो, अगर आपका फेस अंदर है तो आपका राइट इधर जा रहा है, लेफ्ट इधर जा रहा है। और अगर आपका फेस बाहर है तो लेफ्ट इधर जा रहा है, राइट इधर जा रहा है। तो आप अपने आप को इमेजिन करो एक बार, जिस बच्चे को डाउट है लेफ्ट राइट में वो खुद को बैठा दे, है ना, व्रत के चारों तरफ अपने आप को बैठा दो और अपने फेस के अकॉर्डिंग राइट लेफ्ट देखो अपने हाथों के हिसाब से। समझ रहे हो? अपने हाथों के हिसाब से लेफ्ट राइट डिसाइड करो। चलिए साहब, ए बी सी डी ई एफ जी एच केंद्र की ओर मुख करके एक व्रत के चारों ओर बैठे हैं, है ना। तो ये, है ना, कितने लोग हैं बेटा? ये 8 लोग हैं। तो सबसे पहला पॉइंट मैंने आपको क्या समझाया है, जितने भी लोग हो सबको एक साथ बैठा दो। 8 लोग हैं, 8 को बैठा दो, 10 है 10 को बैठा दो, 6 6 को बैठा दो, है ना। विद ऑल आर फेसिंग द सेंटर। जितने भी लोग बैठे हैं व्रत के चारों तरफ सबका फेस किधर है? सबका फेस केंद्र की ओर है। विद ऑल आर फेसिंग द सेंटर, सबका फेस किधर है? सबका फेस केंद्र की ओर है। विद ऑल आर फेसिंग द सेंटर, सबका फेस जो है वो केंद्र की ओर है। 8 लोग बैठे हैं व्रत के चारों तरफ, ए बी सी डी ई एफ जी एच, और सबका मुख ना केंद्र की ओर है। ठीक है, सबका जो मुख है वो केंद्र की ओर है। सबसे जो पहला पॉइंट है, ई और जी दो व्यक्ति एक साथ बैठे हैं। अगर आप ई और जी को एक साथ बैठा दोगे तो आप ये डिसाइड नहीं कर पाओगे, अगर आप ई और जी को बैठा दोगे तो आप ये डिसाइड नहीं कर पाओगे कि मैं ई को लेफ्ट में बैठाऊं या फिर ई को राइट में बैठाऊं। तो ई और जी के केस में ना दो पॉसिबिलिटी है, तो यानी कि ये पॉइंट बेटा एज ए हिंट की फॉर्म में आप लिख सकते हो। जरूरी नहीं है कि आप सीटिंग अरेंजमेंट का जो पहला पॉइंट है वहीं से क्वेश्चन शुरू करना। ये कोई हार्ड एंड ये कोई रूल नहीं है, ये कंपलसरी नहीं है कि जो सीटिंग अरेंजमेंट में पहला पॉइंट आएगा वहीं से क्वेश्चन बनाना पड़ेगा। आप पहले पॉइंट को एज ए हिंट की फॉर्म में लिख सकते हो। जो पॉइंट्स यूज नहीं होते हैं उनको हम एज ए हिंट्स की फॉर्म में लिख लेते हैं, और जो पॉइंट्स यूज होते हैं उनको हम यूज करते चले जाते हैं। तो पहला पॉइंट हमने हिंट की फॉर्म में लिख लिया क्योंकि क्वेश्चन शुरू से ही पॉसिबिलिटी से स्टार्ट हो तो ये गड़बड़ है ना। हाँ जी। अगला पॉइंट पढ़ते हैं। अगला पॉइंट अगर डेफिनेट पॉइंट है तो वहां से हम क्वेश्चन शुरू कर सकते हैं। चलो, ये हिंट मैंने आप लोगों को दिया क्योंकि मैं चाहता हूं ये बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन हर बच्चा बनाए, है ना। बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है और मैं चाहता हूं ये क्वेश्चन हर बच्चा बनाए।
आप लोगों को मौका दिया गया और मैं उम्मीद करता हूं सैटरडे की क्लास पीएनजी प्रोवाइड नहीं किया गया है। सैटरडे को क्लास ही नहीं हुई थी भाई, सैटरडे को क्लास ही नहीं हुई थी, तो मैं क्लास पीएनजी कैसे मिल जाएगी सैटरडे की? सैटरडे को क्लास होगी तो क्लास पीएनजी मिलेगी ना तुम्हें। जब क्लास ही नहीं हुई तो क्लास पीएनजी कैसे मिल जाएगी? है। चलिए साहब, पहला पॉइंट है ई और जी हमेशा एक दूसरे के निकट बैठते हैं। डी जो है सी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है। डी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ सी। डी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ सी। पहले किसको बैठाएंगे? सी को। जहां मर्जी पूरी अरेंजमेंट में हम कहीं भी सी को बैठा सकते हैं, जहां मर्जी वहां बैठा दो। डी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ सी। सी के दाईं ओर तीसरा कौन है? डी। सी के दाईं ओर तीसरा, एक दो तीन, है ना। डी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ सी। सी के दाईं ओर तीसरा कौन है? सी के दाईं ओर तीसरा कौन है? डी। डी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ सी। एफ एच के बाएं दूसरे स्थान पर है। एफ एच के बाएं दूसरे स्थान पर है, तो पहले एच को बैठाना पड़ेगा। पहले एच को बैठाना पड़ेगा। एच को मैं कहां बैठाऊं? एफ एच के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है। एच को मैं यहां नहीं बैठा सकता, एच के बाईं ओर दूसरे स्थान पर एफ नहीं आ सकता। एच को मैं यहां बैठा सकता हूं, एच के बाईं ओर दूसरा एफ आ जाएगा। एच को यहां बैठा सकते हैं, एच के सेकंड लेफ्ट पे एफ आ जाएगा। एच को मैं यहां भी बैठा सकता हूं, एच के सेकंड लेफ्ट पे एफ आ जाएगा। एच को मैं यहां नहीं बैठा सकता, एच के सेकंड लेफ्ट पे एफ नहीं आ सकता। तो बेटा एच को मैं कितनी जगह बैठा सकता हूं? 4 जगह, 1 2 3 4। अब क्या आप लोग चार चार पॉसिबिलिटी बनाओगे? ये बताओ, क्या आप लोग चार पॉसिबिलिटी, अगर मान लो 2 जगह बैठाना एच को, तो मैं 2 पॉसिबिलिटी बना देता, है ना। 2 पॉसिबिलिटी बना देता। अगर मुझे एच को 2 जगह बैठाना होता तो मैं 2 पॉसिबिलिटी बना देता, लेकिन एच को कितनी जगह बैठाना है? 4 जगह। तो 4 पॉसिबिलिटी तो हम बना नहीं सकते, तो हम कोई ऐसा पॉइंट ढूंढेंगे जो एच से रिलेटेड हो, ताकि एच के बैठने की संभावनाओं को खत्म किया जा सके। एच कभी भी डी और सी का पड़ोसी नहीं है। एच बेटा ना तो कभी डी के साथ बैठेगा, एच जो है ना तो कभी डी के साथ बैठेगा, ना ही सी के साथ। तो ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, इसने एच के बैठने की 4 पॉसिबिलिटी खत्म करके, एच के बैठने की 4 पॉसिबिलिटी खत्म करके सिर्फ एक बता दी। तो फाइनली अब हम एच को बैठा सकते हैं, क्योंकि जब तक एच के बैठने की कोई एक जगह फिक्स नहीं होगी तब तक हम एच को नहीं बैठाएंगे। अगर मान लो एच की 2 जगह आ रही है ना, तो हमें ना दोनों सर्किल में एच को दोनों जगह बैठाना पड़ेगा, है ना। तो अब फाइनली एच को मैं सिर्फ यहां बैठाऊंगा। एच के सेकंड लेफ्ट पे एफ है, तो इसका जो सेकंड लेफ्ट है, इसका जो बाईं ओर दूसरा है, इसके बाईं ओर दूसरे पे एफ बैठा दो, और इसका बाईं ओर दूसरा, इसके सेकंड लेफ्ट पे कौन आ जाएगा? इसके सेकंड लेफ्ट पे एफ आ जाएगा। इसके बाईं ओर दूसरा कौन आ जाएगा? एफ आ जाएगा। इसके बाईं ओर दूसरा एफ आ जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगला पॉइंट, सी कभी भी ए के अगले स्थान पर नहीं बैठता। बेटा ए को ना तो मैं यहां बैठा सकता हूं, ना ही मैं यहां बैठा सकता हूं। सी कभी भी ए की 2 संभावनाएं हैं, ए की 2 संभावनाएं हैं। लेकिन हम बहुत अच्छे से जानते हैं ई और जी को एक साथ बैठाना है। हम बहुत अच्छे से जानते हैं ई और जी को हमें एक साथ बैठाना है, ई और जी एक साथ। तो बताओ ई और जी एक साथ कहां बैठेंगे? 6 नंबर। बताओ ई और जी दोनों एक साथ कहां बैठेंगे? ये बताओ ई और जी दोनों एक साथ कहां बैठेंगे? सर ई और जी एक साथ यहां नहीं बैठ सकते। 100% ई और जी एक साथ यहां बैठेंगे। 100%, कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती ई और जी को एक साथ बैठाने से। ई और जी डेफिनेटली एक साथ यहां बैठेंगे। और बेटा जो ए है वो यहां नहीं आ सकता, ए या तो यहां आएगा या यहां। अब क्योंकि ई और जी यहां बैठेंगे तो ए बेटा यहां भी नहीं आ सकता। तो हमें पता चल गया डेफिनेटली ए सिर्फ और सिर्फ यही आना है। डेफिनेटली ए सिर्फ और सिर्फ यही आना है। अब अगला पॉइंट है, डी कभी भी जी के अगले स्थान पर नहीं आएगा। डी कभी भी जी के अगले स्थान पर नहीं आएगा, तो मैं जी को यहां नहीं बैठा सकता, तो मुझे जी को यहां बैठाना पड़ेगा। तो फिर ई यहां आएगा। ई और जी को एक साथ बैठाना था ना, डी जी के साथ नहीं आएगा तो जी नीचे ई ऊपर। अब बचा कौन? बचा बी, और ये अरेंजमेंट हमारी कंप्लीट हो गई, है ना। ये अरेंजमेंट हमारी कंप्लीट हो गई। तो हु इज सिटिंग ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ डी? तो डी के तुरंत दाईं ओर कौन बैठा है? डी के तुरंत दाईं ओर। तो डी के तुरंत दाईं ओर कौन है? डी के तुरंत दाईं ओर एफ है। डी के तुरंत दाईं ओर कौन है? डी के तुरंत दाईं ओर एफ है ना। डी के तुरंत दाईं ओर एफ है। चलो मैं इस क्वेश्चन को ना दोबारा से रिपीट कर देता हूं, ताकि आपका मनोरंजन हो जाएगा। जिस बच्चे को पहली बार समझने में दिक्कत थी उसको दोबारा से रिपीटेशन मिल जाएगी।
पहला पॉइंट है ई और जी दोनों एक साथ बैठे हैं, तो ई और जी वाले पॉइंट को अलग से बना लो। इसके बाद जो पॉइंट था वो था, इसके बाद जो पॉइंट था डी सी के दाईं और तीसरे स्थान पर है, सी के थर्ड राइट में, सी का थर्ड राइट 1 2 3 डी है। अच्छा, एच के सेकंड लेफ्ट में एफ है, एच के सेकंड लेफ्ट में एफ, लेकिन जो एच है वो ना तो डी के साथ आएगा ना ही सी के साथ। जो एच है वो सी और डी के साथ नहीं आएगा, और एच के सेकंड लेफ्ट में एफ है, तो मैं एच को यहां नहीं बिठा सकता, इसके सेकंड लेफ्ट में एफ नहीं आ सकता, तो 100% एच के सेकंड लेफ्ट में एफ है। अच्छा, ई और जी दोनों एक साथ बैठेंगे, ई और जी दोनों एक साथ सिर्फ और सिर्फ यहीं आ सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि जो डी है वो जी के बगल में नहीं आएगा, तो जी नीचे ई ऊपर, और जो सी है वो ए के बगल में नहीं आएगा, तो ए ऊपर, बचा कौन, बी। तो ये मैंने रिपीट कर दिया क्वेश्चन, ये मैंने रिपीट कर दिया दोबारा से क्वेश्चन, है ना जी। हाँ, मजा आ गया। जी के संदर्भ में डी का स्थान बताओ, जी के संदर्भ में, जी के संदर्भ में डी का क्या स्थान है, डी का स्थान बताओ भैया। जी के सेकंड राइट पे है 1 2, और कितना लेफ्ट पे है, 1 2 3 4 5 6, 6 लेफ्ट पे है, सिक्स्थ टू द लेफ्ट एंड सेकंड टू द राइट। या तो आप कहो कि जी के बाईं ओर छठे स्थान पर है, या फिर आप कहो जी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। समझ रहे हो? हाँ जी। हम्म, सिक्स टू द लेफ्ट एंड सेकंड टू द राइट। हु इज फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ ए, फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ ए के बाएं चौथे स्थान पर कौन है? अच्छा, जब 8 व्यक्ति बैठते हैं तो फोर्थ लेफ्ट और फोर्थ राइट का मतलब होता है अपोजिट, तो ए के बाईं ओर चौथा कौन होगा? तो आपको लेफ्ट राइट चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब 8 व्यक्ति बैठे होंगे तो 4 का मतलब ठीक इसके विपरीत हो गया, तो ए के फोर्थ राइट पे कौन हो गया? जी हो गया। अगला पॉइंट है, यदि सी व एच, यदि सी व एच आपस में अपना स्थान बदल लेते हैं तो जो ई है उसके बाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन होगा? तो भाई साहब, ई के बाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन होगा, और ई के बाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन है? ई के बाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन है? सी। लेकिन सी व एच अपना स्थान बदल चुके हैं, तो सी की जगह कौन आ गया होगा? सी की जगह एच आ गया होगा, सी की जगह एच आ गया। हु आर द इमीडिएट नेबर्स ऑफ जी, भैया जी के पड़ोसी कौन कौन से हैं? अच्छा, ये बताओ जी के इमीडिएट नेबर कौन कौन से हैं? जी के इमीडिएट नेबर हैं सी एंड ई। और ये अगर आपने क्वेश्चन समझ लिया तो ये समझ लो, बैंकिंग लेवल को छोड़कर, बैंकिंग लेवल को छोड़कर जितने भी एग्जाम्स है ना, हर एग्जाम्स में लगभग लगभग 99% सीटिंग अरेंजमेंट आपकी कंप्लीट हो गई, अगर ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया तो। हाँ जी, बैंकिंग एग्जाम को छोड़कर लगभग लगभग सारे एग्जाम की सीटिंग अरेंजमेंट। बस एक पॉसिबिलिटी वाला क्वेश्चन और मैं भी कराऊंगा, हालांकि बहुत सारे क्वेश्चन कराने हैं सीटिंग अरेंजमेंट में, लगभग है ना आप लोगों की 6 से 8 क्लासेस होंगी, बट हम पढ़ेंगे बिल्कुल बेसिक लेवल से, जीरो लेवल से, धीरे धीरे करके चीजों को स्टार्ट करेंगे। और सीटिंग अरेंजमेंट में एक चीज याद रखना, यहां पर हमें एक ही क्वेश्चन की मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस करनी है। सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन जब भी आप सॉल्व करोगे तो हर क्वेश्चन को कम से कम आपको कितनी बार डील करना है? कम से कम 3 बार डील करना है, मिनिमम 3 टाइम्स। और अगर आपसे क्वेश्चन पहली बार में नहीं बन रहा तो उस क्वेश्चन को कम से कम 5 बार सॉल्व करो। सीटिंग अरेंजमेंट को करने का यही तरीका है, पता है क्यों? क्योंकि जब हम क्वेश्चन रीड करते हैं ना तो सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि हम सेंटेंस को पढ़ने में ही दिक्कत करते हैं। हम कम से कम 2 2 3 3 बार पढ़ते हैं लाइन को, तब तो हमें चीजें समझ आती हैं। तो जब हम एक ही क्वेश्चन को मल्टीपल टाइम सॉल्व करेंगे तो उससे फायदा ये मिलेगा कि रीडिंग स्किल्स आपकी इंप्रूव होगी, आप क्वेश्चन को एक ही बारी में पढ़ के समझना सीख जाओगे। और जहां आप एक बार में पढ़ के समझना सीख गए, बस क्वेश्चन सॉल्व। सबसे बड़ी दिक्कत है कि ये इन्फॉर्मेशन नहीं समझ पाते हम कि लिखा क्या है, क्या करना है हमें। तो इसीलिए हमें एक ही क्वेश्चन की मल्टीपल टाइम्स प्रैक्टिस करनी होगी। हर क्वेश्चन कम से कम 3 3 बार, जो नहीं समझ आया पहली बार में उसको 5 बार। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन है, बनाओ जरा इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। थोड़ी सी सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन में हमने पजल भी मिक्स कर दी है। ठीक है। हल्की सी पजल भी है, बनाओ इस क्वेश्चन को।
इस क्वेश्चन को सॉल्व करो बेटा, मैं थोड़ा सा भी 5-7 मिनट में आता हूँ। ठीक है, जब तक आप इस क्वेश्चन को बनाओ। एक राकेश सर से छोटी सी मुलाकात हमें करनी है, कुछ करियर विल के रिगार्डिंग, कुछ बैचेस के रिगार्डिंग कुछ डिस्कशन है, छोटी सी मीटिंग है। तो वो मीटिंग है, जब तक आप इस क्वेश्चन को बनाओ। और आकाश, और कोई है यहाँ पे लड़का? नीचे का खाना खा रहा है वो। अभी कितने बज रहे हैं? 1:25 हो रहा है ना? तो इनको 5 मिनट का समय दो बच्चों को, 1:30 पर ये जो है ये क्वेश्चन दिखा देना। फिर इसके 2 मिनट बाद ये वाला क्वेश्चन लगा देना। हाँ। तो भाई लोगों, तुम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व करो, मैं थोड़ी सी मीटिंग अटेंड करके आता हूँ फटाफट से।
अच्छा भाई, सॉरी 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 आप लोगों के लिए, और मैं तहे दिल से माफ़ी चाहता हूँ। और कुछ ज़रूरी बातें चल रही हैं, तो मैं क्लास को यहीं समाप्त करता हूँ। बाकी हम क्लास को कल कंटिन्यू करेंगे, है ना? तो सॉरी फॉर दिस इनकन्वीनियंस। चलिए, शुक्रिया, थैंक यू सो मच।